सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जितने भी साथी अभी जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि हर रोज हर 2 या 3 दिन में हम एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं साथियों, और नई जीत लेकर अभी आपके सामने प्रस्तुत हूं और इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत भी है। साथियों, जितने भी साथी लोग मेरे साथ हैं उन सभी साथियों को भी नमस्कार, और जो साथ नहीं चल रहे हैं वो आने वाले वक्त में मेरे साथ आ जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है कि भाई अपन सच्चाई के लिए लड़ते हैं, अच्छाई के लिए लड़ते हैं। साथियों, जितने भी साथी लोग हैं जिन्होंने राम राम बोला उनके लिए राम राम भी है, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जो नई विज्ञप्तियां हैं वो जारी होनी है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कुछ ऐसी चीजें जो होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही हैं उनके बारे में बताऊंगा, और जो चीजें जरूरी हैं इस मेडिकल फील्ड में होनी खासकर वो बातें बताऊंगा। और सबसे पहले मैं एक बार नई भर्तियों के बारे में बता दूं, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाले जो साथी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उस सभी साथियों के लिए 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से जो 50,000 रुपए प्राइवेट कॉलेजेस को मिलने थे, उस बड़ी जीत के साथ आपका भाई आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। लेकिन कुछ साथी लोग हैं जिनसे जबरदस्ती वहां साइन करवा लिए गए थे कॉलेजेस में। ऐसे कम करीब 15-20 कॉलेजेस हैं, 20-25 कॉलेजेस हैं, 108 कॉलेजेस थे टोटल उनके अंदर से। तो उन सभी कॉलेजेस को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उन सभी कॉलेजेस का भी घेराव किया जाएगा, साथ ही एनएचएम का भी घेराव किया जाएगा और बड़े स्तर पे आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि मेरे सभी साथियों को केवल 10,000 रुपए मिले हैं, कम से कम 25,000 तो उनके बनते ही थे, क्योंकि 2 महीने बाद गाइडलाइन जारी हुई थी। जबकि विभाग का ये कहना है कि गाइडलाइन 22 अक्टूबर के करीब जारी हुई थी, ऐसा कुछ वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कि 1 महीना और कुछ दिन हुए थे, ऐसा विभाग का कहना है। तो साथियों, आप लोग चिंतित ना हो, आपके भाई ने हर चीज में, हर लड़ाई में जीत हासिल की है। तो इस लड़ाई में जब जीते हैं 10,000 वाली में, एक तो नेताजी था वो यूं कह रहा था, अगर नरसिंह का को नेताजी था वो कह रहा था कि भी 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से अगर भरत बेनीवाल दिला लाया सबको, मतलब एक भी व्यक्ति को दिला लाया, तो मैं उसका जिंदगी भर गुलाम रह जाऊंगा। तो उस भाई को एक बार कहना जरूर कि वो गुलामी करने के लिए तैयार है। अगर अपनी जबान रखने के लिए तैयार है तो गुलामी भी करने के लिए तैयार होगा, तो उससे भी एक बार बात कर लेना। साथियों, जितने साथी लोग जुड़े हुए हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, खूब आंदोलन कर रहे हैं, खूब संघर्ष कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सेकंड साथियों, सीएचओ के जो गाइडलाइन जो जारी होनी है वो 6 से 7 दिन के अंदर अंदर लास्ट हर हाल में गाइडलाइन जारी हो जाएंगी, ऐसा हमें आश्वासन दिया है। मैं डॉक्टर पृथ्वी से भी मिला हूं जो हेल्थ सेक्रेटरी नए आए हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य एनएचएम का ये है कि एनएचएम हो चाहे चिकित्सा विभाग हो, हेल्थ सेक्रेटरी कितनी बार चेंज हो गए आपको पता है। रोहित कुमार सिंह जी चेंज हुए, फिर सिद्धार्थ महाजन जी चेंज हुए, फिर नए नए आते गए, फिर नए आते गए, आशुतोष पेंडेकर जी भी चेंज हो गए, अपने ये अभी धीरे धीरे डॉक्टर पृथ्वी जी आ गए। ऐसे ही एनएचएम एमडी भी लगातार चेंज हो रहे हैं, आप सभी को पता है। एनएचएम एमडी कभी नरेश ठकराल जी थे, उसके बाद दूसरे आए, फिर मैडम आई, सुधीर कुमार शर्मा जी आए, मैडम आई, मैडम के बाद अभी सर आए जितेंद्र कुमार सोनी जी, और ऐसे ही पीडी भी चेंज हुए। अब मैं आपको लेटेस्ट न्यूज दे देता हूं, एनएचएम पीडी का भी 2 दिन पहले ट्रांसफर हो गया, 3 दिन पहले, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले गए हैं एक बार, तो अभी भेज दिया गया उनको। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें साथियों, क्योंकि नई सीएचओ की भर्ती भी पीडी साहब के हाथ में है। तो पीडी साहब जो नए आएंगे, अभी अतिरिक्त चार्ज सुरेश सर के पास है, तो एक बार सुरेश जी सर देख रहे हैं। हालांकि हमारी एमडी सर से आज भी मुलाकात हुई है सुबह नई सीएचओ भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के लिए। जल्द ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी होने में है, आप चिंता ना करें। डीओपी जो है वहां से भी फाइल आ गई है। पहले यह था कि भी डीओपी से फाइल आ गई या नहीं आई, यह स्थिति पहले स्पष्ट नहीं हो पा रही थी साथियों। अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि डीओपी से फाइल आ गई है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 के हिसाब से दोबारा से अप्रूवल लेना पड़ गया था लॉ, फाइनेंस और कार्मिक विभाग से, जो
फाइन दोबारा अप्रूवल लेना पड़ गया था, उस अप्रूवल के बाद अब फाइल वापस लौट के आ गई है विभाग में और बहुत जल्द अब सीएचओ की विज्ञप्ति जारी होने में है। आप चिंता ना करें, आपका भाई पूरी तरह से लगा हुआ है, हम फाइलों के पीछे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द उन फाइलों को आगे से आगे बढ़ाएं और आप लोगों के लिए रोजगार और एक नई खुशखबरी लेकर आए। खासकर चिकित्सा विभाग को मजबूत बनाएंगे तो आम जन के स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा, लोगों की जिंदगियां बचेंगी और हमें भी दुआएं मिलेंगी। आप सभी साथियों के हाथों से अगर उनकी सेवाएं होगी तो ये मान लो कि हम भी सेवाई कर रहे हैं एक तरीके से। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग शेयर जरूर करें। ये नई भर्तियों के लिए मैं बता रहा हूं, पीडी सर अभी नए आने हैं, 1-2 दिन में शायद आ जाएंगे, 2-3 दिन में नए पीडी सर आएंगे। तो जो पीडी है, परियोजना निदेशक होते हैं, उसी के जो साइन होते हैं विज्ञप्ति पे साथियों, आपने देखा होगा, हालांकि एनएचएम एमडी साहब के भी होते हैं और साथ में परियोजना निदेशक के भी होते हैं, विज्ञप्ति जारी होती तो साथियों एक बार उसकी वजह से थोड़ी सी पेंडेंसी है। 2-4 दिन के अंदर अंदर मेरे हिसाब से इस सप्ताह में, नहीं तो मतलब इस मंगलवार, अगले मंगलवार बुधवार तक कोशिश है कि हम जारी करवा लेंगे विज्ञप्ति। लेकिन आप लोग तैयारी में कसर नहीं छोड़ें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और 3531 भर्तियां होंगी, 1800 के करीब उसमें जुड़वाएंगे। पहले ही बताया था, चाहे आंदोलन करके जुड़वानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, भागदौड़ करेंगे आप लोगों के लिए, चिंता ना करें साथियों। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो साथी है उनके लिए स्पोर्ट्स की जो सूची है, उसके लिए एक अच्छी सूचना यह है कि भाई पीटी साहब नहीं है हालांकि, लेकिन अच्छी सूचना यह है कि वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करके भेज दिया गया है। अब वेरिफिकेशन सभी फेडरेशन का हो जाए, बस इसकी गनीमत मानना, कोई एक आध फेडरेशन फिर से रह नहीं जाए। तो भारत सरकार से आ गया है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो साथियों फिर से अगर दिल्ली जाना पड़ेगा तो मैं आपके लिए जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए इसी तरह से लड़ते रहेंगे साथियों। उसके बाद जो वेटिंग है वो मैं चाहता हूं कि स्पोर्ट्स के जस्ट बाद में आए। तो स्पोर्ट्स के बाद आएगी तो एक वेटिंग बड़ी आएगी, आपको भी पता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में से भी कुछ सीटें लेस होंगी। स्पोर्ट्स में यूं कह रहे हैं कि कुछ सीटें खाली जाएंगी, तो वो सीटें भी इसमें जुड़ जाएं। साथ में जो भी गिनी चुनी सीटें, जैसे एक्स सर्विसमैन कोटे की भी कोई गिनी चुनी सीटें बच गई थी, कुछ गिनी चुनी विडो कोटे की भी बची हुई है जो कोर्ट में रिजर्व थी, वो सारी मिला मिलू के वेटिंग निकलवाने की संभावना है। जो हमारा अंदाजा है उसके हिसाब से अगर बढ़ती है सीटें तो 400 के समथिंग हो सकती है। अगर अपन प्रयास करेंगे तो ये जल्द ही वेटिंग आएगी साथियों। इसके साथ ही जो एक गाइडलाइन वाला मैंने आपको बताई दिया साथियों, एब्सेंट वाले जो कुछ साथी थे जिनका ब्रिज कोर्स के दौरान जो एब्सेंट रह गए थे, 13 के लगभग साथी लोग हैं, उसमें से 2 तो एम्स ज्वाइन कर चुके हैं। 11 लोगों को आपको पता है कि 11 जो साथी लोग हैं उन 11 लोगों को फाइल चल गई है और काम क्लियर हो गया उनका, उनकी फाइल क्लियर होकर आ गई है। बस 1-2 दिन में उनकी जो है पैसे शायद 4 से 5 हजार रुपए का कह रहे हैं कि भी फीस जमा करानी पड़ेगी और उनका ब्रिज कोर्स इसी बैच के साथ, वेटिंग वाले बैच के साथ चालू कर दिया जाएगा। और वेटिंग के साथ वो बैच चालू होके और पूरा काम ये मान लो कि उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिलेगी। वेटिंग वाले साथियों का अगस्त में एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं और बहुत जल्द मैं उनका एग्जाम करवाऊंगा जल्द से जल्द, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न से ही करवाएंगे, आप टेंशन ना लें। अब आप समझ गए होंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस थे जिन्होंने लोगों के साथ इतना अन्याय किया, 25 से 30, 20 से 25 कॉलेजेस ऐसे थे। सोच लीजिए आप, मैं अगर उस वक्त ऑब्जेक्टिव नहीं करवाता तो शायद कितने बुरे हालात होते। अब आपको समझ में आ भी रहा होगा सारी चीजें साथियों। अब वो ऑब्जेक्टिव का देख लिया होगा आपने सारा सिस्टम, उसी की बदौलत अब आगे आने वाले वेटिंग बैच को भी फायदा मिलेगा और आने वाले बैचेस को भी फायदा मिलेगा। जो भी आगे ब्रिज कोर्स होगा सीएचओ का, उनको भी फायदा मिलेगा साथियों। तो साथियों एक बड़ा आंदोलन था, वो बहुत कारगर रहा। अब मैं आपको सबसे बड़ी जो खुशखबरी है उसके लिए भी बता दूं, जो खासकर जो प्रशिक्षणार्थी हैं, बेरोजगार प्रशिक्षणार्थी हैं, नर्सिंग फील्ड के हों, चाहे पैरामेडिकल फील्ड के हों, चाहे फार्मेसी फील्ड के हों, फार्मेसी फील्ड के साथियों के लिए भी हम चाह रहे हैं कि ये भर्ती कैसे भी, ये वाली भर्ती जो फार्मेसी की होने वाली है, ये भर्ती कैसे भी लिखित परीक्षा से हो। तो इसके लिए बहुत तरीके से लगे हुए हैं साथियों। अब क्योंकि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है फार्मासिस्ट वाले साथियों को कि आप लोग बिल्कुल एकजुट नहीं है, साथ देना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लिखित परीक्षा से भर्ती भी चाहते हैं और कोई साथ आना भी नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ दें, अन्यथा ये भर्ती एमएनआईटी को भेज दी गई है फाइल, और ऐसे ही चलता रहा। एमएनआईटी ने अप्रूवल भी दे दी है उसको और वो मेरिट से कराने की पूरी तैयारी में है साथियों। 10,000 वाला मैटर जो था सीएचओ का, मैं आपको बता दूं, हमने, कई लोग कह रहे हैं भी 50,000, एक व्यक्ति ने डायलॉग लिखा था, बोले मैंने तो पहले ही कह दिया था 10,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे उनको, प्रति माह के हिसाब से। तो साथियों मैं आपको बता दूं 10,000 रुपए प्रति माह वाली जो 50,000 की बात थी वो हमने जानबूझ के लीक नहीं की।
वो लीक नहीं करने का एक ही रीजन था, हमारा एक तरीके से वो प्लानिंग थी पूरी, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं कहता कि 30 से 40 हजार रुपए चयनित अभ्यर्थियों को मिलेंगे, तो कॉलेज वाले क्या है, एक्टिव हो जाते, और कॉलेज वालों ने ये सोचा कि हमें भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो वो लोग एक्टिव रहे नहीं, वो ढीले पड़े रहे और अपने को उसका फायदा मिला साथियों, और अपन 50,000 लेने में सक्षम रहे। इन सभी साथी जो बच गए, इनके लिए कोर्ट में भी जा रहे हैं, और साथ ही इनके अधिकारों की लड़ाई के लिए 100% हम लड़ेंगे और इनको इनका हक दिलवाएंगे। हालांकि आपको साइन नहीं करने चाहिए थे, चाहे जबरदस्ती करके करवाएं, किसी से कभी भी डरना नहीं चाहिए। आप डरोगे तो कैसे आगे चल के इस देश को आगे बढ़ाओगे साथियों, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। इन चोरों से काहे का डरना। अब जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिन्होंने ये अन्याय करने की कोशिश की, इनकी सबकी डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाऊंगा, पूरे के पूरे जो अधिकार, कौन कितने लोग इसमें कर्मचारी हैं, कितने नहीं है, हर एक चीज की हम जांच करवाएंगे, क्योंकि ये इन पे भारी पड़ेगा। और साथियों, जो कोचिंग्स हैं फर्जी तरीके से चल रहे, चाहे कोई भी कोचिंग्स हो, गलत तरीके से किसी के साथ अन्याय करेंगे तो उन कोचिंग्स के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। साथियों, 750-800 लोग अभी तो जुड़े हुए हैं, तो साथियों आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आप भर्तियों से संबंधित न्यूज आने वाली है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बता दूं आपको साथियों, ट्रांसफर की सीएचओ के जो ट्रांसफर बच गए, उन सभी ट्रांसफर्स के लिए हम लोग मंत्री जी से वापस मिलने जा रहे हैं। आज इवनिंग में या कल सुबह 100% वापस मिलेंगे और बहुत जल्द आपके लिए पॉजिटिव खबर लेके आएंगे। जो खास करके हैंडीकैप्ड और विडो वाले साथी है, जो उनके लिए तो 100% प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द हो। और जो जितने भी लोग, जब सब सेंटर खाली पड़े तो क्यों नहीं देंगे, जब ऐसे लिस्टें जारी हो रही है, तो क्या जिनके पास जैक नहीं है, जिनके पास जुगाड़ नहीं है, तो वो लोग क्या अपने वापस क्षेत्र में नहीं आ सकते? सभी को आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अदर भी अगर है और जगह खाली पड़ी है, तो उनको अपने क्षेत्र में सेवाएं देने का मौका देना चाहिए, क्योंकि और भी 3500 करीब वैकेंसीज आएंगी, तो उसमें आप लोग अपने हिसाब से पोस्टिंग कर लेना। लेकिन अभी तो जो खाली पड़े हैं सब सेंटर, तो सबको दीजिए। अब साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारी बड़ी जीत हुई है, सबसे बड़ी जीत। लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होंगी। लिखित परीक्षा से सारी भर्तियों के लिए एकमात्र पूरे राजस्थान में आपका भाई लड़ाई लड़ रहा था। आप सभी को पता है, मैं लाइव नहीं आया, पर लाइव इसलिए नहीं आया साथियों कि मैं देखना चाहता था कि कितने साथी ये लिख के डालते हैं फेसबुक पे कि भरत भाई साहब धन्यवाद। सबसे बड़ा मेरा संघर्ष, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा मेरा संघर्ष था कि लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए। और साथियों, अभी बता देता हूं, उस जो ऑर्डर जारी हुआ है, जो उसके अंदर अभी भी छोटी मोटी, हालांकि ढिलाई छोड़ी इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। अपन कोर्ट में भी जा सकते हैं, बहुत इजीली काम होंगे। अब अपने लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां के मार्ग एक तरीके से खुल गए हैं। अगर कोई ये सोच रहा हो कि लिखित परीक्षा से आगे भर्तियों में नहीं होगी या कोई और गड़बड़ होगी, तो साथियों मैं बता दूं, फार्मासिस्ट वाले साथी हैं, उनके लिए भी ऑर्डर काफी है मेरे हिसाब से कोर्ट में जाने के लिए। और हम लोग 100% कोर्ट में भी जाएंगे और जमीनी लड़ाई भी लड़ेंगे, आंदोलन भी होगा। कोई भी तरीके से किसी भी भर्ती को मेरिट पे नहीं होने दिया जाएगा। उसका कारण मैं बता देता हूं साथियों, आपको पहले ही बता देता हूं क्यों होनी चाहिए लिखित परीक्षा। आपको मैं बताता हूं, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने एक ढर्रा चला दिया 7-7 हजार रुपए का, कि 7-7 हजार में संविदा पे ज्वाइन करो, 7-7 हजार में पहले अपना शोषण कराओ 4-5 साल, फिर आंदोलन करो कि आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। फिर परमानेंट के लिए इन लोगों के लिए मेरिट और जो बोनस का एक रूल बना दिया। वो मेरिट और बोनस का जो रूल है, उसकी मैं पूरी गणित आपको समझाऊंगा कि जो आदमी संविदा पे लग गया उसको परमानेंट करने के हिसाब से इन्होंने ये रूल बनाए थे। लेकिन अगर कोई संविदा कर्मी ये सोच रहे हो वर्तमान में कि हमारा नंबर आ जाएगा, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जैसे एनएचएम वाले साथी है जो लिखित परीक्षा से आए थे, साथियों आप लोगों में इतना टैलेंट तो है कि आप 50-40 नंबर तो ला सकते हो, और इतने नंबर लाने के बाद शायद आपको बोनस मिलेगा, तो आपको इसमें बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा साथियों। मेरा तो ये मानना है। बाकी आपको ये लग रहा हो कि संख्या कम है बोनस अंकधारियों की, तो मैं आपको बता दूं, आप खुद गिन लेना। आपको मैंने पूरे आंकड़े निकाल लिए, आरटीआई के तहत निकाल लिए, पूरी आरटीआई लगाई थी मैंने। आप जितने संविदा कर्मी साथी हैं, पहले के भी हैं, प्लस साथियों नए एमआरएस के भी हैं। इसके बाद जो आपके एमआरएस के कुछ लोग बचे हुए कुछ जिलों में साथियों, उसके अलावा पीपीपी मोड वाले भी हैं। पीपीपी मोड पे तो और भी फर्जी लोगों को बोनस अंक का सर्टिफिकेट अभी बना के देंगे। अब साथियों उसके बाद आप आ जाइए, जो ये पैरामेडिकल भर्ती वाले भी सुन लें इसके अंदर, क्योंकि पैरामेडिकल भर्ती वाले ये सोच रहे हैं कि 800 भर्तियां हैं रेडियोग्राफर की, सहायक रेडियोग्राफर की, और 900 भर्तियां हैं लैब टेक्नीशियन की। तो मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि 800-900 भर्तियां हैं तो इजीली नंबर आ जाएगा, एक ही बैच निकला होगा। आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत बड़े स्तर पे जो गैंग है, ग्रुप है,
पिछली बार जो कोविड में एक्टिव हुए थे उनसे भी खतरनाक कई ग्रुप अभी इस मार्केट में आ गए हैं। और बाहरी राज्यों से पिछली बार तो एमपी यूपी से फर्जी डिग्रियां बन के आई थी, और तो हमने वैसे रोक ली थी, वाईपीएन और कई जगह से आई थी। अब की बार तो और भी आगे से आने की संभावनाएं हो रही हैं, जैसी सूचनाएं आ रही हैं। आपको मैं बता देता हूं, पिछली बार भी लास्ट एंड टाइम पे, लास्ट के 2 महीने में जब फॉर्म भरने शुरू हुए थे, तब अंधाधुंध रजिस्ट्रेशन हुए थे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में। तो साथियों, ऐसे फर्जी लोग आएंगे। पिछली बार कितने फॉर्म लगे थे आप खुद देख लो। अब की बार पैरामेडिकल के अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 10,000 फॉर्म तो आरटी के लगेंगे और 10,000 ही एलटी के लगेंगे, आप देख लेना। और भर्तियां आपको बता देता हूं कितनी है। 800 भर्तियां हैं जैसे रेडियोग्राफर की। 800 के अंदर आप 200 भर्तियां तो ऐसी घटा दो, कोई स्पोर्ट्स की, कोई आप जैसे विडो कोटे की, कोई आप अदर शहरिया कोटे की, इस तरीके से एक्स सर्विसमैन कोटे की, तो इस तरह की सीटें हो जाएंगी। बची 600 और 900 वाली में से बची 700, 650, 750, 700 टीएसपी, और उसमें डाइवर्ट हो जाएगी। सब तरीके से आप सोच लो। आप खुद सोचना, जो लोग 90% से ऊपर की डिग्रियां बाहर से ला रहे हैं और वहां की काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं अभी हो चुके हैं, जैसे पहले हुए थे। पहले मैंने बता दिया था, पिछली भर्ती में भी, रेडियोग्राफर वाली में और लैब टेक्नीशियन वाले में, एसओजी में मुकदमा मैंने दर्ज कराया था, जब जाके वो फर्जी बाहर हुए थे। आप खुद फेसबुक पे मेरी आईडी खोल के देख सकते हो। यही हालात फार्मासिस्ट भर्ती में होने वाले हैं, यही हालात नर्सिंग भर्ती में होने वाले हैं। और सबसे बड़ी, जैसे जामिया से और यहां से फर्जी मार्कशीट आई थी, झारखंड की 12th की मार्कशीटें बन के आई थी, वो मार्कशीटें मैं आपको दिखा दूंगा। उसी तरह की मार्कशीटें अभी आएंगी मेरिट बेस पे। और जो संविदा पे मैंने बताई दिया, पीपीपी मोड पे भी कई जो है लैब्स दे रखी हैं, रेडियोग्राफ इसकी एक्सरे की, इनकी जो जगह जगह पे पीपीपी मोड पे दे दी गई थी, वो लोग वहां से भी फर्जी पीपीपी मोड वाली जगह से भी फर्जी सर्टिफिकेट बन के आएंगे, अनुभव प्रमाण पत्र के। सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनको भी कोर्ट ने आदेश दे दिया था। 108 वाले साथी हैं, उनको भी बोनस अंक मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, एमआरएस मेडिकल रिलीफ सोसाइटी वाले साथियों को भी बोनस अंक मिलेगा। इस तरह से कई सिस्टम हैं जहां पे बोनस अंक मिलेगा। 200 के करीब बोनस अंक पैरामेडिकल भर्तियों में, 200 दोनों भर्तियों एलटी और आरटी में 200 से ऊपर है। और साथियों, ऊपर से उनका सारा सिस्टम तो बाहरी राज्यों का, और जो मेरिट है प्लस बोनस है, उसमें मेरिट का जो तरीका है वो आपको मैं अभी समझाऊंगा कभी, पूरा का पूरा। जब समझ में आएगा तो खुद के होश उड़ जाएंगे कि हम क्या मांग कर रहे हैं। साथियों, अगर रियल बता रहा हूं, पैरामेडिकल भर्ती अगर मेरिट से हो गई तो वही लोग जो यूनिवर्सिटियों से, उनको मैं बाहर करवाने का प्रयास करूंगा, फिर बाहर करने का प्रयास करूंगा पिछली बार की तरह। फिर ये लोग कोर्टों में जाएंगे, कभी कोई कोर्ट में घुसेगा, कोई कभी किसी कोर्ट में, और 3 साल 4 साल तुम इस भर्ती को कंप्लीट करवाते रहना। अगर परीक्षा हुई तो एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, तुरंत डीवी हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति फर्जी डिग्री बनवा के लाया उसको आता तो कुछ है ही नहीं ना, उसको ये तो पता ही नहीं है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी कोई सब्जेक्ट होता है, या माइक्रोबायोलॉजी भी कोई सब्जेक्ट होता है, या बायोकेमिस्ट्री भी कोई सब्जेक्ट होता है। उनको ये चीज तो पता नहीं है ना। तो जो व्यक्ति हिसाब से पढ़ेगा साथियों, सभी को पता है, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी पढ़ लिया ना, उसका आरयूएचएस और आरपीएमसी से या आरएनसी से या आरयूएचएस से जो भी डिग्री पास आउट है, या राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से जो है, जिनका रजिस्ट्रेशन है, यानी राजस्थान से ही फार्मेसी डी फार्मा या बीएससी नर्सिंग जीएनएम या पैरामेडिकल के डीआरटी डीएमएलटी या अदर डिप्लोमे जितने भी किए हैं, चाहे ओटी का हो, चाहे सभी के लिए बोल रहा हूं मैं साथियों। तो फेयर तरीके से अगर सिलेक्शन होगा तो इन्हीं का होगा जो आरयूएचएस, आरपीएमसी, आरएनसी, फार्मेसी काउंसिल, इन्हीं से जो एक तरीके से पास आउट है सभी लोग, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे डेंटल वाले हो, चाहे सभी लोग हो। एग्जाम में छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को होगा साथियों। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आप लोग बाद में मेरे पास ही आओगे कि भाई साहब इन फर्जियों को बाहर कराओ कैसे भी करके। और इस बार तो कोरोना और नहीं है, पिछली बार तो कोरोना में भी वो लोग इतनी डिग्री डिप्लोमे बनवा लाए थे, वो गैंग्स इतनी एक्टिव रही थी। तो अब की बार तो इनको 800 और 900 भर्तियों का पहले से पता लग गया। वो लोग सिर्फ वहां बाहर रजिस्ट्रेशन जगह जगह काउंसिल, जैसे एमपी पैरामेडिकल काउंसिल हो, चाहे नर्सिंग काउंसिल हो, चाहे अदर काउंसिल्स हो, सभी में रजिस्ट्रेशन कराए बैठे हैं। और जिस दिन मौका चढ़ेगा, जिस दिन फॉर्म निकले, विज्ञप्ति जारी होते ही यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और साथियों, आपको ऐसा लग रहा हो रिवेल के बाद भी 1500 से 2000 और रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिल में आएंगे। मैं आप लोगों की भलाई के लिए लड़ रहा हूं। मुझे ये डर्रा बंद करना है कि संविदा पे लगाओ, संविदा प्रथा ही बंद करनी है।
क्योंकि ये 7-7 हजार में आप लोग ज्वाइन क्यों कर लेते हैं, मैं बताता हूं क्यों कर लेते हैं, कि आगे चल के परमानेंट हो जाएंगे। अरे भैया परमानेंट हो जाओगे, भर्तियां निकलेंगी मेरिट और बोनस आधार पे। आप इस ढर्रे को चेंज क्यों नहीं करना चाहते कि भाई लिखित परीक्षा से भर्ती हो और स्थायी भर्ती आए? संविदा का विरोध क्यों नहीं करते हो आप लोग? अब सीएचए वाले मेरे साथी आंदोलन पे बैठे हैं, अगर इनमें से 1/4 लोग भी मेरे साथ लिखित परीक्षा पे उस वक्त बैठ जाते और स्थायी भर्ती के लिए बैठ जाते तो राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आती है, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। लेकिन ये चीज सरकार को भी पता है कि 7 नहीं, ये 5,000 में भी काम कर लेंगे, यहाँ पे 5,000 में भी काम कर लेंगे। लेकिन भरत बेनीवाल के लिए 1-2 लोग, 1-2 टटपुंजी होते हैं, इधर उधर नेगेटिविटी फैलाएंगे। क्यों फैलाएंगे? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनके जैसे बैकडोर एंट्रीज हुई है ना संविदा पे, तो वो बैकडोर एंट्रीज के थ्रू घुसेंगे और फिर वो परमानेंट हो जाएंगे। फिर योग्य छात्र अभ्यर्थी कभी भी नंबर नहीं ला पाता। 2-2 साल के डिप्लोमे डीएमएलटी डीआरटी वाले साथी 2-2 साल के डिप्लोमे 6-6 साल में करते हैं और वो आज भी वंचित घूम रहे हैं पिछली भर्ती वाले। और वो पिछली भर्ती वाले क्यों वंचित घूम रहे हैं? उनको ये मेरिट में भर्ती नहीं होने देता मैं। लिखित परीक्षा से ही होने वाली थी पिछली भर्ती भी, हम लोगों ने तैयारी कर ली थी। रोहित कुमार सिंह जी ने पूरा सिस्टम तैयार कर दिया था, उस वक्त एसीएस रोहित कुमार सिंह जी थे। वो होती, लेकिन कोविड आ गया। कोविड की वजह से वो बैकलॉग की भर्तियां थी, हम लोगों ने बैकलॉग की बची थी उनको फाइल को हम चला के क्लियर करवा के लाए थे। 800 और 900 जो भर्तियां आई हैं, फाइल तो हम क्लियर करवा के लाए हैं। अब फर्जी लोग, बेरोजगार नेताजी लोग आ जाते हैं दुकानें चलाने के लिए अपनी, क्योंकि उनकी कमाई इसी से, उनका कमाई इसी से चलती है। एक कह रहा था, बोले कोचिंग वालों का सपोर्ट मिल रहा है। अरे काय का सपोर्ट मिल रहा है? कोचिंग में कल की तारीख में खोल के छोड़ दूं और 50 टीचर लगा दूं, एक से एक टॉप टीचर्स, मेरे खुद के कॉन्टेक्ट में अच्छे से अच्छे टीचर्स, और एक से एक कोचिंग खोल दूं और एक से एक कोचिंग खरीद के पटक दूं। इतने तो घर से हूं मैं, इतना तो घर से मजबूत हूं कि भाई इतनी कोचिंग्स भी हम खरीद के पटक सकते हैं। तो सोच समझ के बोलना चाहिए। और किसी का गलत कमेंट अगर मैंने किसी में देख लिया है तो भरत बेनीवाल सीधे एफआईआर दर्ज और कराता है, क्योंकि अपन उसूलवादी इंसान है। अपन को बिल्कुल 1% भी बर्दाश्त नहीं होती कोई गलत चीज, 1% भी। चोरों को हो जाती होगी, क्योंकि वो चोर हैं ही, तो चोरों को तो बर्दाश्त होगी, कोई दिक्कत नहीं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको ब्लॉक करते रहेंगे। जो लोग फर्जी बेरोजगार नेताजी लोग हैं जो 40-40 भर्तियों के नाम लेके, और वहां 150 लोग इकट्ठे किए कल, वो भी मेरे मेडिकल वाले चले गए, गुमराह होके हमेशा चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता कि हमें जाना कहां चाहिए। साथियों, मैं आपको खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अपनी हक को समझो, अपनी वैल्यू को समझो। आपकी डिग्री, आज बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले साथी हैं, उनकी डिग्री की वैल्यू क्या है? 7,000 में नौकरी करने की डिग्री वैल्यू है क्या आप लोगों की डिग्री की? आप लोग 7-7 हजार में नौकरियों पे चढ़ जाते हैं। साथियों, मैं एक बार के लिए बुरा लगूंगा, मेरे लिए नेगेटिव कमेंट भी बोल दोगे तुम, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। मैं इस सिस्टम को बदलना चाहता हूं साथियों, इस सिस्टम को बदलना चाहता हूं। 7-7 हजार की नौकरियों पे तुम लोग संविदा पे लग जाते हो। अरे 20,000 न्यूनतम सैलरी है तुम्हारी। सुप्रीम कोर्ट से मैं केस जीत के आ गया, लेकिन तुमने कभी लागू करने के लिए मेरा साथ दिया? किसी ने साथ नहीं दिया। साथ देना पड़ेगा अब आप लोगों को। और मैं आंदोलन करने जा रहा हूं। मेरा आंदोलन अगर उस आंदोलन, वो मेरा आंदोलन नहीं है, वो आप लोगों का आंदोलन है। और इसके बाद कोई भरत बेनीवाल आप लोगों के लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। मैं आज कहना चाहता हूं आप लोगों से, कोई भरत बेनीवाल नहीं आएगा। और मैं कह रहा हूं, तुम लोग 5-5 हजार में शोषण करवाओगे और आने वाले वक्त में ये मेरिट और बोनस का ढर्रा चल गया ना, तो जीवन भर चलता रहेगा और इसी तरह से तुम्हारे साथ अन्याय होता रहेगा। 5-5 साल तुम 7-7 हजार में ऐसी तैसी करवाना, फिर प्रोबेशन पीरियड के 2 साल में बेसिक पेमेंट ले लेके ऐसी तैसी करवाना। इतने में तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, कहेंगे पापा जी पेंसिल ला दो, ये ला दो, वो ला दो। फिर क्या करोगे? तुम्हारी जिंदगी बची कोई? तुम अपनी डिग्री की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो। तुम ऐसे सैनिक हो जिसने कोरोना के वक्त पूरे देश को, पूरे विश्व को बचाया है, लेकिन तुम लोग इन चीजों से बिल्कुल दूर हो। साथियों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, साइलेंटली इतना अच्छे से काम कर रहा था, इतना बढ़िया तरीके से 10,000 वाला मैटर निपटा लिया। ये मान लो कि शांति है ये एक बड़े तूफान से पहले की, और बहुत बड़ा तूफान आएगा। अगर लिखित परीक्षा से भर्तियां नहीं हुई ना, तो भूचाल आएगा। और एक वीडियो डालूंगा मैं, देखना थोड़ी देर बाद में, देख लेना कि वो भूचाल किसको कहते हैं। 2018 में आया था वो भूचाल, और उससे तिगुना भूचाल इस बार भरत बेनीवाल लेके आएगा। और यहां नहीं, गुजरात में भी आएगा, हिमाचल में भी आएगा, जहां जहां चुनाव होंगे वहां आएगा, दिल्ली में भी आएगा। और मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, कान खोल के सुन लेना, आप इतिहास याद रखेगा इस आंदोलन को। भरत बेनीवाल ने तो आज तक ये नहीं कहा होगा कि इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन आज कह रहा हूं कि इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा अगर सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से नहीं हुई तो। क्योंकि मैं मेरे छोटे बहन भाइयों का भविष्य जानता हूं, उनके साथ कितना अन्याय होता है वो मैं जानता हूं। 7-7 हजार लायक नहीं है मेरे छोटे भाई। इनको बाद में आप मेरिट पे फिर परमानेंट करने के तरीके से और कुछ बैकडोर एंट्रीज इसी तरीके से आप लोग कर दोगे, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा।
बहुत हो गया, सारा सिस्टम चेंज करते जा रहे हैं पूरे मेडिकल विभाग का, और करके दिखाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो गलत तरीके से फर्जी डिप्लोमे ला के काम कर रहे हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। दूसरा, और कान खोल के सुन लीजिए, इसके लिए स्पेशल स्क्वाड करा रहे हैं हम। दूसरा, जो व्यक्ति जोड़ा छाप हो, चाहे सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन 20-20 हजार न्यूनतम सैलरी, जैसे नर्सिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं केस जीत के आया था, सेकंड ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर जो हैं उनके लिए जैसे जीत के आया, वैसे ही सभी का एक लेबर रूल के अकॉर्डिंग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं उसको लागू करवाएंगे। उसके तहत एक फार्मासिस्ट की सैलरी 20 हजार के समथिंग होनी चाहिए, 26,500 के करीब सैलरी होनी चाहिए। नर्सेज की 50 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जीएनएम हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो, और 20,000 न्यूनतम सैलरी उन लोगों की होनी चाहिए जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पास आउट है, यानी वो ट्यूटरशिप कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो। ऐसे ही पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 17 से 18,000 होनी चाहिए। वो तय हम लोगों ने करवाई थी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत करवाई थी, और वो एक्ट में जल्द से जल्द लागू करवाऊंगा। अगर साथ दोगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी तुम्हारे लिए रोजगार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी तुम लोगों को मजा आता है 8-8, 10-10 हजार में काम करने में। दम है तो इस स्ट्राइक में मेरा साथ देना साथियों। एक एक करके चीज सुधारता जा रहा हूं। पूरी मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा विभाग में पहली बार इतिहास में लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होंगी, ऐसा ऑर्डर जारी हुआ है, और यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका था। लेकिन इसमें भी आप लोगों ने कमेंटबाजी शुरू कर दी। क्या दिल से पूछना, संविदा वाले साथी जो परीक्षा देकर आए 2016 वाले एनएचएम वाले साथी, उनके दिल से पूछना, आप दिल से खुद बताना कि लिखित परीक्षा से भर्तियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तुम दिल से बताना। अभी तुम अपना स्वार्थ देख रहे होगे, लेकिन सच्चे दिल से पूछना। और तुम तो लिखित परीक्षा से आए हो सेलेक्ट होके, तो मुझे तो विश्वास है कि आप लोग 50%, 100% लेके आ जाओगे, और उसमें बोनस अंक भी मिल जाएगा, आप लोग सब परमानेंट होगे। लेकिन क्या आप चाहते हो कि फर्जी लोग घुस जाए? आपको पता है पिछली भर्तियों में भी इस तरीके से बहुत सारे लोग फर्जीवाड़े से घुस गए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? सब बैठे बैठे तमाशा देखते रहे। इसीलिए हमारा देश गुलाम हुआ, क्योंकि हमारे देश के लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो लड़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो तमाशा देख रहे थे बैठ के। वो तमाशा देखना बंद कर दो। अगर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती तो लिखो, फेसबुक पे लिखो, अगेंस्ट में लिखो, लेकिन आंदोलन को चलाओ और मजबूती से लड़ो। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पैरामेडिकल की भर्ती की भी विज्ञप्ति जल्दी आ रही है। एक बार के लिए बीच में उसमें मेरिट वाला व्यवधान पैदा हुआ था, लेकिन अभी वापस डाइवर्ट होकर सारा मामला क्लियर हुआ है। मेरिट वाला तो लोगों को पता ही नहीं अभी तक कि होना भी था कि नहीं, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन जल्द ही भर्तियां आएंगी, विज्ञप्तियां आएंगी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि विज्ञप्ति बहुत आगे निकल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर विज्ञप्ति लिखित परीक्षा से अब तक आ चुकी होती, लेकिन ये मेरिट वाला जो किसी ने पता नहीं किसने कीड़ा डाला बीच में और सारी ऐसी करवा दी चलती भर्ती की, 100% विज्ञप्ति जारी होनी थी, बहुत जल्द विज्ञप्ति आनी थी, लेकिन सारी विज्ञप्तियों का बेड़ा गर्क कर दिया, सब रोक के रख दी। अभ्यर्थना लिखित परीक्षा से भेज दी गई थी आरपीएससी को। आरपीएससी ने कहा कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम नहीं करा सकते एक बार नर्सिंग की सेकंड ग्रेड की भर्तियां। क्यों नहीं करा सकती आरपीएससी? आरपीएससी का घेराव करेंगे हम। क्यों नहीं करा सकती आरपीएससी? जब ये रूल जारी हुए हैं तो इसमें साफ ये लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा वाला रूल है, इसकी फाइल में लिखा हुआ है कि 3600 पे ग्रेड या उससे ऊपर की पे ग्रेड की भर्ती आरपीएससी कराएगी। तो फिर क्यों नहीं कराएगी आरपीएससी? आरपीएससी नहीं कराएगी, एमएनआईटी कराएगी लिखित परीक्षा से, जैसे सीएचओ की करवाई थी एमएनआईटी ने, और जो एनएचएम की भर्तियां एमएनआईटी करवाती है, करवाना पड़ेगा। और कोई माइकल लाल रोक के दिखा दे नहीं करवाएगी तो हम देख लेंगे। और रही बात 1250 भर्तियों में, नर्सिंग की या एएनएम की भर्तियों में, कई सीएचए वाले साथियों को पता नहीं किसने कहा कि भर्तियां मेरिट प्लस बोनस पे आ गई तो अपन लोगों के साथ तो अन्याय हो जाएगा। अरे अन्याय कहां हो जाएगा? तुम्हें तो अभी बोनस ही नहीं मिला साथियों। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा काम भरत बेनीवाल करके लाया है। फिर भी तुम लोग अगर ये सोचो ना कि भाई तुम्हारे मन में ये हो कि भाई है ना हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हें ये लग रहा है क्या कि आगे चल के तुम्हें 3 साल लगातार संघर्ष करना पड़े तब जाके तो 30 अंक बोनस मिलेंगे? और तुम्हें क्या लगता है लिखित परीक्षा से ऑर्डर जारी हो गया तो इससे तुम्हें फायदा नहीं हुआ? तुम लोगों के लिए जब मैं फाइल लेके बैठा था, आज भी मैं आप लोगों के लिए मीटिंग में गया था और मैंने स्पेशल बात रखी थी, डॉक्टर पृथ्वी जी के सामने रखी थी परसों, कि सर आप गाइड कीजिए। आप अब क्या, कई लोग भ्रमित करते हैं। 2-1 लोगों को सीएमओ, अब वो प्रदर्शन हुआ तो बोले सीएमओ ऑफिस में ले गए। भैया चिकित्सा मंत्री है, एक मंत्री सीएमओ का, चाहे आईएएस अधिकारी है, मान लो ओएसडी है मुख्यमंत्री का, चाहे कुलदीप राका जी हो या आरती डोगरा जी, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनसे मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक आईएएस मंत्री को निर्देशित कर सकता है किसी चीज के लिए? कभी नहीं साथियों। मंत्री का लेवल मंत्री का ही होता है, सीएम का लेवल सीएम का ही होता है साथियों। इसलिए
उस विभाग का जो मंत्री है वही सर्वे सर्वा होता है। हालांकि मंत्रियों के भी हाथ में कुछ नहीं होता, नीचे से अगर आईएएस अधिकारी उनको पूरी तरह से गाइड अच्छे से करे तो सब कुछ आईएएस अधिकारियों के हाथ में है। अगर आईएएस गाइड गलत तरीके से करे तो मंत्री भी गलत कदम उठा देता है। तो साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सही चीज को, अब इस ढर्रे को खत्म कर दो, इस संविदा प्रथा को खत्म कर दो, इस पूरे सिस्टम को सुधार लो। सही मौका है, आपका भाई आप लोगों के लिए लड़ रहा है, मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं इतना सक्षम हूं कि मुझे किसी चीज की फिलहाल जरूरत नहीं है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिस्टम को बदल लो, नहीं तो फिर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो की स्थिति है आप लोगों के लिए। क्योंकि अब ये बहुत बड़ी भीड़ पैरामेडिकल फील्ड में भी आ रही है, नर्सिंग फील्ड में भी बड़ी भीड़ आ रही है, और कॉलेजों को मान्यता देने के चक्कर में लगे हुए हैं लोग। आपने देख लिया होगा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का जो है रजिस्ट्रार, और जो नंद किशोर शर्मा एक बाबू पकड़ा गया है, अभी यूडीसी पकड़ा गया, आपको पता होगा। उस बाबू ने 1,90,000 किसी कॉलेज की सीट बढ़वाने के नाम पे लिए, और वो पकड़ा गया एसीबी के अंदर। मैंने ट्वीट भी किया था। साथियों, आप एक चीज सोचिए, वो ट्वीट हुआ, उस ट्वीट के बाद मैंने एक रजिस्ट्रार का भी नाम लिख के डाला। साथियों, बिना रजिस्ट्रार की सहमति के वो 1,90,000 किसी की सीट बढ़ाने के ले सकता है क्या? आप खुद सोचिए। और 20 लाख रुपए उसके घर में मिले हैं कैश। तो कर चल क्या रहा है? दलालियां चल रही है। तुम हम आपस में संविदा और बोनस मेरिट इन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, और लोग तुम्हारे ही पैसे को इस तरह से खा खा के जा रहे हैं जो समझ नहीं सकते हो तुम लोग। साथियों, तुम लोग बैठे रह जाओगे। हाई लेवल पे बड़े घोचे हो रहे हैं, एक से एक लोचे हो रहे हैं, उनको रोकने का भी हमें काम करना होगा। साथ ही इस फील्ड को सुधारना है तो लड़ना पड़ेगा, ईमानदारी से लड़ना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तो मैं आपको बता दूं, विज्ञप्तियों के लिए दोबारा मैं कल लाइव आऊंगा, मैं कल दोबारा लाइव आऊंगा, कल या परसों। साथियों, विज्ञप्तियों के लिए काफी अहम सूचनाएं हैं, जल्द ही विज्ञप्तियां जारी होंगी। आप लोग साथ में तैयारी भी रखें, क्योंकि कल को यह मत कहना कि अचानक से भरत बेनीवाल ने लिखित परीक्षा से करा दी तो उसकी वजह से। मेरिट बेस पे अगर विज्ञप्ति भी जारी हो गई तो भी भरत बेनीवाल तांडव मचा देगा, ये मान लेना, आज सुन लेना, मेरा तांडव मचा दूंगा, तांडव, ध्यान रख लेना। लेकिन और तांडव कैसे मचाता हूं वो देख लेना, अभी थोड़ी देर में वीडियो देख लेना, कैसे तांडव मैंने 2018 में मचाए थे, 2017 में मचाए थे, यहां तक कि मोदी की सभा में भी क्या हुआ था वो भी देख लेना। ये मेरी धमकी है, चेतावनी है सरकार को। मैं चेतावनी दे रहा हूं, धमकी दे रहा हूं खुलेआम। सरकार कान खोल के सुन ले। बिल्कुल 1% भरत बेनीवाल पूरी तरह से सीरियस होकर ये बात बोल रहा है कि किसी भी हाल में मेरिट आधार पे भर्ती नहीं होने दूंगा आप। और फार्मासिस्ट वाले साथियों से कहना चाहता हूं, क्या तुम्हारा खून पानी बन गया है क्या तुम लोग लिखित परीक्षा से चाहते हो? निःशुल्क दवा योजना के अंदर भी काफी लोग बैकडोर एंट्रियों से घुसे, कई अलग तरीके से घुसे। क्यों नहीं देना चाहते आप लोग साथ? साथियों, क्या परमानेंट यही डरना चलेगा? क्या वही लोग लगेंगे जो जुगाड़ करके अंदर घुस जाएंगे? आपको पता है, एमआरएस हो, चाहे मेडिकल रिलीफ सोसाइटी हो, चाहे प्लेसमेंट एजेंसियां हो, चाहे ठेके पे चल रहा हो, चाहे पीपीपी मोड पे, सब में एक फोन में कर्मचारी लग जाते हैं किसी के भी। तो सोचो आप, वो लोग फिर आगे चल के परमानेंट हो जाते हैं। यार, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, उनको डायरेक्ट परमानेंट करे ना, सरकार के पास इतनी भर्तियां हैं तो करो आप डायरेक्ट परमानेंट। लेकिन भर्तियां लिखित परीक्षा से, और जो ये ढर्रा चल रहा है संविदा काल गलत तरीके का, ये बंद होना चाहिए, अन्यथा सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। साथ ही साथियों, अब मैं आपको बता दूं, जो अदर वैकेंसीज हैं जिसमें पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं वो बता दी मैंने। 1250 पद है नर्सिंग के, उनके लिए बता रहा हूं कि साथियों उनमें अब पद बढ़वाऊंगा मैं। लिखित परीक्षा का आदेश जारी हो गया है लगभग। अभी भी अगर कोई घालामेली विभाग करने की कोशिश करता है और इन भर्तियों को मेरिट पर कराने का प्रयास करता है तो विभाग को मैं खुली चुनौती देता हूं, तुम करवा के बता देना इसको, भर्ती को रोक। 1250 भर्तियों से वैसे भी कोई बड़ा भला नहीं होने वाला है। हमें ये भर्तियां 8 से 10 हजार चाहिए, और इसके लिए लड़ेंगे हम, हर हालत में लड़ेंगे साथियों। इसके बाद साथियों 1250 पदों की जो भर्तियों की जो विज्ञप्ति है, इसके बारे में मैं परसों तक आपको क्लियर सूचना दूंगा। शनिवार या रविवार को मैं 100% ढंग से लाइव आऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग फाइलों के लिए लगे हुए हैं कि ये फाइल यहाँ चली जाए, वहां चली जाए, इसी में लगे हुए हैं फिलहाल। और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए फाइलों को मूवमेंट करा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों के काम हो सके। एक एक काम धीरे धीरे हो रहा है साथियों। मैं सिर्फ लिखित परीक्षा 10,000 का मैटर, गाइडलाइन सीएचओ की जो मैटर थे इनके लिए, 10 लिखित परीक्षा वाले मैटर के लिए नई विज्ञप्तियां सारी जारी करवाने के लिए, आप देखिए पिछले सप्ताह में हमने हॉस्पिटल केयर टेकर की मैंने जबान दे रखी थी, वो विज्ञप्ति जारी हो ही गई। मैंने जो बोला वो आज तक नहीं हुआ हो तो बता दो। सारी हॉस्पिटल केयर टेकर की पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी तो आई, कम से कम 56 वैकेंसियां बहुत बड़ी चीज होती है साथियों। इसके लिए हॉस्पिटल केयर टेकर के लिए बहुत बढ़िया पद है साथियों।
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद आए 24, साथ ही फिजियोथेरेपी के भी आ रहे हैं, साथ ही जो नेत्र सहायक के पद है वो 73 ही थे। हालांकि उसमें फाइल भी हमने चलवा दी, 180 के करीब पदों की और फाइल चलवाई है। और लगभग मेरा मन था कि मैं 250 पद तो करवाऊं ही, क्योंकि ओटी के भी लगभग जब 250 250 करवा रहे हैं, 110 की तो फाइल क्लियर हो चुकी है। ओटी टेक्नीशियन की 110 पदों की तो 100% फाइल क्लियर हो गई है। बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन का भी कैडर तैयार हो गया, सभी का कैडर तैयार हो गया है। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कैडर वाली। और कैडर के साथ साथ आप लोगों के लिए नई वैकेंसी आ रही है साथियों। मैं ये चाहता हूं कि भी कैथ लैब का भी साथ ही हो जाए, तो कैथ लैब की भी फाइल मूवमेंट में हम ले आए हैं और बहुत स्पीडली आगे बढ़ाया फाइल को। और हम चाह रहे हैं कि बीबीटी और इसके साथ ही कैथ लैब वाला भी कैडर बन के और जल्द से जल्द एक वैकेंसी आ जाए। साथियों, एक नेक्स्ट नंबर है कि डेंटल की जो वैकेंसीज है, डेंटल की जो वैकेंसीज है उनके लिए हमारा जो 309 वैकेंसीज 380 के करीब वैकेंसीज थी टोटल, लेकिन अभी वैकेंसी की संख्या और बढ़नी चाहिए। इसलिए बढ़नी चाहिए क्योंकि अभी जो मेडिकल कॉलेजेस नए खुले हैं उनमें डेंटल कॉलेजेस भी खोलने का प्रावधान अभी कर रहे हैं ये लोग, कुछ डेंटल कॉलेजेस का भी चल रहा है। तो पहले से आपको डेंटिस्ट और ये जो हॉस्पिटल में भर्ती करने पड़ेंगे मान्यता लेने के लिए भी। और साथ ही जो नया सिस्टम ये है कि भी डेंटिस्ट है इनकी भर्तियां आती नहीं है, जबकि डेंटल प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सरकार को हमने बताया कि किस किस तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है लोगों को, और उसके बावजूद उनके लिए सुविधाएं नहीं है। डेंटिस्ट बहुत कम है, सभी तरीके से हमने समझा दिया इनको। जिला अस्पतालों में, उप जिला अस्पतालों में, सभी जगह पे जहां जहां सीएचसी तक भी डेंटल डॉक्टर्स की सुविधाओं को भेजना पड़ेगा हम लोगों को। ये सारी चीजें हम लोगों ने बताई है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो बहुत जल्द हम लोग एकजुटता दिखाएंगे। उतना ही लगेगा कि हाँ एकजुट है सारे के सारे, अपने आप ऑटोमेटिक सारे काम होंगे। जैसे सीएचओ एकजुट है तो आज उनका सारे काम हो रहे हैं सभी साथियों के, और उनको मैं अलग होने भी नहीं दूंगा कभी। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से अगर अपन लड़ते रहे तो बहुत आगे जाएंगे। साथियों, मैं एक चीज ये बता दूं आपको कि मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन मेडिकल ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज है उसका जो वित्त विभाग में जो फाइल गई थी, उस वित्त विभाग की फाइल पे एक छोटा सा ऑब्जेक्शन लग के आ गया था। अभी वो वापस भिजवाई जा रही है, आप टेंशन ना लें, बहुत जल्द और आगे बढ़ाएंगे उसको। और जल्द से जल्द 800 से 900 1000 ही कोशिश करूंगा कि 1000 तो कम से कम मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज आए ही आए। तो साथियों, आप लोग चिंतित ना हो। जो साथी लोग जैसे जो अभी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग लिखित परीक्षा से ही सभी भर्तियों की मांग रखें, बस आपसे इतना निवेदन है। नहीं तो खुद के स्वार्थ के चक्कर में इस मेडिकल फील्ड को ना डुबाएं। कुछ लोग ये चाहते हैं जो स्वार्थ के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। भैया, मेरा एक भी स्वार्थ बता देना, तुम कहीं भी, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं तो अब तुम्हारा भी साथ देने का हक बनता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने नंबर्स जो है वो मेरे पास शेयर जरूर करें साथियों, क्योंकि इतने ज्यादा आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं तो कम से कम अपने नंबर शेयर इसलिए करें क्योंकि जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी एक बड़ी टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ी टीम हमने तैयार कर दी है और वही टीम अब हमला करेगी, अटैक करेगी, बड़े आंदोलन करेगी। आंदोलन क्या होता है वो सरकार को हम बताएंगे। आंदोलन अब तक हुए हैं जो आपने देखे कि क्या आंदोलन हुए हैं। सीएचए वाले जो साथी हैं जो काफी समय से आंदोलन पे बैठे हैं वो परेशान है, क्योंकि उसमें सभी लोग, क्योंकि मैं नहीं कहता, कुछ गिने चुने 1-2 नेता लोग हैं। जिन नेता लोगों को ये लगता है कि भरत बेनीवाल आ गया यहाँ पे तो आंदोलन ही हायर हो जाएगा, तो मेरी नेगेटिविटी वहां फैलानी शुरू कर दी। उनको ये लगा कि कैसे भी करके यहाँ पे इसकी नेगेटिविटी, अरे मेरी नेगेटिविटी फैलाने से क्या होगा, तुम्हारे अधिकारियों के लिए कुछ तो बोल ही रहा हूँ, कुछ तो लड़ ही रहा हूँ, होगा शायद इंटरनली। ये तो है नहीं कि तुम्हारे कोई भी भाई, मैंने कभी नहीं चाहा किसी मेरे भाई का बुरा हो, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। जो नेगेटिविटी जो फैलाने की कोशिश करते हैं उनको ये लगता है कि सीएचए के आंदोलन में अगर भरत बेनीवाल आ गया, इसको नेगेटिव ही रखो सबके बीच में, अगर ये आ गया तो शायद ये आंदोलन पूरा हायर हो जाएगा। भैया, मेरे को कोई हायर नहीं करना आंदोलन। मैं तो इतना चाहता हूं कि आप लोगों का भला हो जाए। कम से कम बोनस तो आप लोगों को कुछ भी, मुझे पता है अब तक कुछ नहीं मिला और कोई फाइल आप लोगों की अब तक नहीं चली है। मैं बता देता हूं आपको सच्चाई, जो वॉलेंटियर वाली जो फाइल चली थी ना, उसके लिए भी हम लोगों ने ही गाइड किया था उस टाइम, आप पता कर लेना, क्योंकि ये रास्ता किसी को पता ही नहीं था इस तरीके का कि वॉलेंटियर्स की फाइल। मैंने भी किसी स्टेट से ये चीजें ली थी कि भी उस स्टेट में ऐसे ऐसे वॉलेंटियर की फाइल चली है और उन लोगों के लिए थोड़ा जिन्होंने किया था काम, तो आपका इनाम बनता है। आपने कोविड के समय में चाहे उसके बाद काम तो किया है, सरकार को सेवाएं तो दी है, 6 महीने दो, 8 महीने दो, 9 महीने दो, आपने सेवाएं तो दी है, तो उसका इनाम तो आपका बनता है, आपका हक भी बनता है।
कि बोनस अंक लायक तो कम से कम आपको सरकार को करना चाहिए था। ये सरकार ने बहुत गलत किया है अभी तक, लेकिन ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके आंदोलन से चाहे बोनस अंक मिले चाहे नहीं मिले, ये भरत बेनीवाल आपको कह रहा है कि मैं आपको बोनस अंक दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे मैं अकेला भाग के दिलाऊं, चाहे 100 आदमियों के साथ दिलाऊं, चाहे 500 लोगों के साथ दिलाऊं, चाहे 10,000 लोगों के साथ दिलाऊं, लेकिन वो काम मैं आपका करवा के छोड़ूंगा, वो मेरी गारंटी है। लेकिन साथियों, लिखित परीक्षा आप लोगों के भलाई की चीज है, आप खुद सोच के बैठ के देख लेना। ऐसे ही एएनएम वाली बहनें भी वहां बैठी हैं, तो एएनएम वाली बहनों को भी मैं बता दूं कि आपसे पहले संविदा पे बहुत सारी बहनें लगी हुई हैं, और जो अभी भर्ती आ रही है वो 1155 पदों पे आ रही है। 1155 पदों में पहले वाली बहनें जो वंचित रह गई थी, 5500 ही भर्तियां कराई गई थी 2013 वाली, उसमें से बची हुई है, प्लस जो 2018 वाली भर्तियों में भी वंचित रह गई थी। आप खुद सोचिए, 10वीं की मेरिट ये लोग आंकते हैं, जबकि आपके एडमिशन 12वीं बेस पे लेते हैं। आप खुद सोचिए कितना गलत आप लोगों के साथ होता है। हर चीज में आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, अन्याय किया जाता है। 12वीं मेरिट है तो कम से कम 12वीं की तो आंकनी चाहिए, ये तो 10वीं की मेरिट आंकते हैं और एएनएम के प्रशिक्षण की मेरिट आंकते हैं, और फिर आपको बोनस अंक के हिसाब से। तो आपसे पहले बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको बहुत सारियों को बोनस अंक मिल रहा है, और फिर एएनएम में तो आपको पता ही है, बाहरी राज्यों से कोई एमपी से करके आ रहा है, घर बैठे बैठे डिग्रियां कर रहे हैं लोग, डिप्लोमे कर रहे हैं, और वो लेके आएंगे डिप्लोमे, और वो भी 90% के। और किसी भी बहन का राजस्थान में बैठी हुई का अगर नंबर आ जाए तो मेरे को बता देना। ये हालत ये है, आप लोग साथ दे दोगे तो शायद सब कुछ बदल जाएगा, और साथ नहीं दोगे तो आगे चल के तुम्हें भरत बेनीवाल भी कोई नहीं मिलने वाला। मैं तो इतना कह रहा हूं, मैं तो आपके लिए इस प्रोफेशन को बदलना चाहता हूं, ना इसमें मेरा फायदा है ना किसी और का, हमारे आने वाले भविष्य का फायदा है। हमारे भविष्य में जो छुपा हुआ है गर्भ में, वो आपको दिख रहा है कि सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देखा अभी तक प्रोफेशन ने। ये जो संविदा का ढर्रा चला, इसने पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया। अरे संविदा पे भी रखो तो कम से कम 26,500 तो दो नर्सेज को, एएनएम को कम से कम 17-18 हजार तो दो, 15,000 से तो ऊपर सैलरी दो आप लोग। प्राइवेट सेक्टर में भी इतना तो दो, इतना नहीं देंगे तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हम लोग लेके आए, समान कार्य समान वेतन के अनुसार। इस बड़ी लड़ाई में आप लोगों को मेरा साथ देना है, नहीं तो साथियों ऐसे ही बैठे रह जाओगे। इसी तरह से संविदा पे चाहे पूरे राजस्थान में एनएचएम में लगे हो, चाहे चिकित्सा विभाग में कहीं भी लगे हो, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए समान कार्य समान वेतन के अनुसार हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जो मैं सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के आया था, उसी पैसे को, जितना पैसा निर्धारित किया गया था, उसी को लागू हम करवाएंगे। तो साथियों आपसे निवेदन है कि साथ देना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बैठे रह जाओगे। अब मैं आपको साथियों जो 80-20 का भी मैं बता देता हूं। 80-20 एम्स 80-20 का जो कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें भी काफी ढिलाई चल रही है। तो उसके लिए हम केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी से भी हम मिलेंगे बहुत जल्द। अभी हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, और मेरे कुछ साथियों को भी मिलाने लेके जाऊंगा, और उसमें भी जल्द से जल्द हम समाधान कराएंगे। आपसे निवेदन है कि साथ बनाए रखें। ट्विटर पे भी वापस से अभियान चलाना शुरू करेंगे। 80-20 का आंदोलन बड़े स्तर पे अब हम शुरू करेंगे। और जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाले साथी हैं, उनसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इन सबका साथ दीजिए, क्योंकि आप लोगों की तो चलो नौकरी लग गई, लेकिन इसके इन सभी साथियों ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को, तो शायद सबका भला हो पाएगा। किसी के साथ मैं गलत नहीं होने देता, जहां तक मेरी कोशिश होती है। तो जो ब्रिज कोर्स है सीसीएच बीपीसीसीएचएन जो होता है, वो इग्नू से करवाने के लिए हमने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एक बार आदेश जारी करवा चुके, उनको लेटर भी भिजवा चुके। उसके बावजूद राजस्थान हो चाहे कई ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी तक भी इग्नू ने बीपीसीसीएचएन कोर्स 6 महीने का जो होना था वो करवाना शुरू नहीं किया है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बीपीसीसीएचएन कोर्स को चालू करवाने के लिए अभी जल्द ही हम इग्नू के मेन हेड हैं, जो दिल्ली में डायरेक्टर हैं, और जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, उनसे सभी से मिलेंगे, और चिकित्सा मंत्री जी से भी मिलेंगे कि भी ऐसा क्या मामला है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो चाहे दूसरी काउंसिल्स हो, उन काउंसिल्स के आदेशों की पालना एक ये छोटी छोटी संस्थानें नहीं करती है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। विश्वविद्यालय नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो ऐसे विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, नर्सिंग ट्यूटर की भर्तियां हैं, चाहे नर्सिंग पीएचएन की जो भर्तियां हैं, इन सभी भर्तियों के लिए भी हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। नई मेडिकल कॉलेजेस जितनी भी हैं, उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में और नर्सिंग कॉलेजेस में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, सभी के सभी पद, नर्सिंग ट्यूटर चाहे सभी के सभी, उन पदों के लिए हमारा संघर्ष लगातार जारी है। नर्सिंग ट्यूटर के पदों के लिए मैं आपको बता दूं, नर्सिंग ट्यूटर के पदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो 7 नई मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका, प्लस कई नर्सिंग कॉलेजेस है नई उनका, अभी जल्द ही शिलान्यास भी होने जा रहा है, उद्घाटन भी होने जा रहा है। नए बैचेस है नर्सिंग कॉलेजेस में इस सेशन से आएंगे, तो उससे पहले वहां स्टाफ की जरूरत है। तो साथियों मैं बता दूं, करीब 1100 से ऊपर का स्टाफ चाहिए वहां पे। तो डीपीसी वाले साथी हैं, उनकी भी काफी समय से, कुछ समय से डीपीसीयां नहीं हुई थी,
तो उनकी डीपीसी होगी तो वो वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और प्रोफेसर बड़े पदों पे जाएंगे और ऊपर। तो ऐसे पदों पे जाने के बाद क्या है, उसके जो नीचे के जो नर्सिंग ट्यूटर पद भी खाली होंगे, साथ ही जो खाली होंगे उन पदों पे भर्तियां, प्लस जो है जो अदर, जैसे 3 हिस्सों में इसको बांट रहे हैं कि भाई डीपीसी वालों को एक हिस्सा दे दिया, यानी 30% भर्तियां डीपीसी वालों को दे दी 1100 में से, 30% स्थायी भर्ती करवा दी, जिसके अंदर कुछ संविदा कर्मी भाइयों को भी लाभ मिल जाए कि भी उनको भी बोनस अंक मिल जाएगा। इतने ही है वो 30-40 लोग हैं, 40-50 लोग हैं लास्ट, तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। तो 300-400 के करीब लिखित परीक्षा से स्थायी भर्तियां आ जाए बोनस अंकों के साथ, तो उसमें सभी का उसमें भला हो जाएगा। इनका 400 भर्तियां वो हो जाए, उसमें फ्रेशर्स भी सारे लग जाएंगे, 30-40 वैसे लोग लग जाएंगे और बाकी सारे फ्रेशर्स लग जाएंगे, 350 फ्रेशर्स के लिए हो जाएगी। साथ ही जो संविदा पे भर्तियां हैं, उन संविदा वाली कुछ एक संविदा पे ये लोग कर दें, लेकिन संविदा पे तभी करवाने देंगे जब 40-50 हजार भर्तियां कम से कम होंगी। कोशिश तो यही है कि हम बिल्कुल गेस्ट फैकल्टी तो होनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में, यही कोशिश करेंगे, लड़ाई हमारी जारी रहेगी, लेकिन कम से कम 40-50 हजार सैलरी, 50 हजार सैलरी एमएससी नर्सिंग को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी इतनी क्वालिफिकेशन है। और प्रोफेसर हैं उनको 1.5 लाख रुपए सैलरी, 1.25 लाख रुपए सैलरी मेडिकल कॉलेजेस में मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग रही है हमेशा से। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि जल्द ही आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें बड़ी जीत हासिल करेंगे, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें। आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर करना साथियों। और कुछ एक जो भर्तियां हैं जिनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे पाया हूं, वो मैं शुक्रवार या शनिवार को दूंगा। पूरी मेडिकल फील्ड के लिए एक बड़े मुकाम के लिए बड़ा महासंग्राम कल से शुरू होने जा रहा है साथियों, आप लोग साथ बनाए रखना, इतना ही कहना चाहूंगा। एक बड़े महासंग्राम के साथ कल से आपका भाई एक आक्रामक रूप के साथ आप लोग देखोगे, और वो ऐसा आक्रामक रूप होगा जो शायद 2017-18 में देखा होगा आप लोगों ने। वही आक्रामक रूप में भरत बेनीवाल वापिस आ रहा है, और राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले। सारी मांगे, हालांकि काफी मांगे हमारी पूरी करी है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन और जो मांगे हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से आप समाधान करिए, क्योंकि मैंने 12 महीने की कसम खाई थी, मेरे पास 4.5 महीने और बचे हुए हैं पूरा प्रोफेशन बदलने की, तो उस 4.5 महीने के अंदर अंदर मैं इस पूरे प्रोफेशन को बदल के छोड़ूंगा, ये मैंने जिम्मेदारी ली है, और इस जिम्मे के साथ लड़ाई लड़ूंगा साथियों। आप लोगों को जिसको साथ देना हो, अपना नंबर 93-093-93-793 पे मैसेज जरूर करें, जिससे हम लोग इस फील्ड को बदल पाए और आप लोगों के लिए नई भर्तियां आ पाए। साथियों, व्हाट्सएप करें ज्यादा से ज्यादा इस पे, और अपनी समस्या को भी आप अपना बता सकते हैं, कोई भी समस्या आए तो। आरपीएमसी का मैं बता दूं, सबसे ज्यादा पैरामेडिकल काउंसिल में एग्जाम्स का, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में एग्जाम्स की दिक्कत आती है, तो आगे आज हमने एक स्पेशल मांग रखी है डॉक्टर पृथ्वीराज जी के सामने, जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनके सामने स्पेशल मांग रखी है कि भाई आरपीएमसी और आरयूएचएस के आरएनसी के जो बच्चे हैं जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो जीएनएम हो चाहे पैरामेडिकल का डिप्लोमा कर रहे हो, कोई सा भी, सभी को जो परीक्षाएं हैं वो आरयूएचएस ले, ताकि समय पे परीक्षाएं हो सके, समय पे उनका परिणाम घोषित हो सके, सारे काम समय पे हो सके। इसका रास्ता हम इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आरपीएमसी कहती है हम टाइम पे अब से एग्जाम शुरू कराएंगे, लेकिन नहीं कराते हैं, हर बार इसी तरह की समस्याएं आती हैं। अब उस सिस्टम को बंद करा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम आरपीएमसी और आरएनसी के पास रहना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल की तरह। तो साथियों, जितने भी डिप्लोमे हैं और डिग्रियां हैं, सबके सब आरयूएचएस के अंडर में रहने चाहिए, चिकित्सा विभाग के, हम यही चाहते हैं। और आरयूएचएस में आपको पता है, आपके भाई आरयूएचएस के तो किंग है, तो वहां पे और भी अच्छे से आप लोगों की जल्द से जल्द मांगे पूरी करवाएंगे, और सारे सिस्टम का सारा शेड्यूल जारी करवाएंगे हर चीज का, और तरीके से अब आगे काम होंगे। बस बहुत हो गया शोषण, अब बिल्कुल करो या मरो की स्थिति है, इसलिए आर या पार की लड़ाई कल से शुरू है। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आंदोलन में साथ जरूर दें साथियों। जो साथी चाहते हैं जल्द से जल्द लिखित परीक्षा से भर्तियां हो और जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी हो, तो वो हमारा साथ जरूर दें। हम लोग किसी बेरोजगार नेता की तरह 41 सूत्री मांगे नहीं रखते हैं, फर्जी बेरोजगार नेता की तरह ये नहीं करते हैं कि 41 सूत्री मांग रख दें और 150 लोगों को वहां इकट्ठा करें और फिर सीएचए वाले धरने को भी कवर करवा के वहां पे ये काम करें। तो साथियों, सीएचए वाले साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि भरत बेनीवाल आपके दिल से साथ है, लेकिन आपके लिए बोनस अंक की मैं गारंटी दे सकता हूं साथियों, और चीजों की मैं गारंटी अभी नहीं दे सकता। आपको किसी भी तरीके से अगर सरकार में एंटर करने के हिसाब से कुछ मांगे में रख सका, तो मैं अपने आप पूरी कोशिश करूंगा। और आप कहोगे, किसी ने कई लोग कहते हैं कि आप धरने पे नहीं आ रहे, भाई साहब धरने पे नहीं आ रहे। साथियों, धरने पे बुलाओगे जिस दिन आ जाएंगे, लेकिन आपका काम होना बहुत आवश्यक है। राजनीति से मैं बहुत ज्यादा दूर रहता हूं,
बहुत सारे राजनीतिक लोग उस धरने में आ गए थे उस वक्त, बार बार बड़ी बड़ी डींगे हाँकने आ गए, कोई राजनीतिक कमेंट करके चला गया, कोई कुछ कह के चला गया। साथियों, सब लोग कह के तो चले जाते हैं, साथ कोई नहीं देता है, साथ आपका भाई देगा जिस दिन। और मैं ये कहना चाहता हूं, प्रशासन ने भी आपको धमकी दी है कि 27 तारीख तक आंदोलन ये कर देना और वो कर देना, खत्म कर देना, नहीं तो तुम्हारी एसटीसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूं कि किसी मेरे भाई को एक खरोच भी आ गई तो राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, चाहे ऊपर से लेके पूरी रैंक की पुलिस को मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो सफेद कोट है इसको कम हल्के में मत ले लेना, ये सबसे भारी मामला है इसका। और एक आदमी को खरोच आ गई तो जो आने वाला वक्त है उसमें याद रखा जाएगा कि राजस्थान सरकार का इतना बुरा हश्र किसने किया। ये जीके में क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रख लेना, अगर किसी भाई को खरोच आ गई तो। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, साथ दो तो ये प्रोफेशन बदलेगा, नहीं तो इसी तरह से ये पुराना ढर्रा चलता रहेगा। आपसे निवेदन है, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि आंदोलन को तेज किया जा सके। आने वाले 2 दिन बाद वापस लाइव आ रहा हूं भर्तियों की पूरी अपडेट के साथ, क्योंकि अभी इन भर्तियों का पूरा आधार हम लोग तैयार कर रहे थे, सारा सिस्टम तैयार कर रहे थे। अब बहुत जल्द इन भर्तियों की विज्ञप्तियों के साथ बहुत जल्द लाइव आऊंगा। हर बार जब भी लाइव आया हूं 3-4 नई खुशखबरियों के साथ आया हूं। ये नहीं करते बेरोजगार नेताओं की तरह कि भाई पता चल गया कि भाई ये भर्ती आने वाली है तो उससे 10 दिन पहले उस भर्ती से संबंधित 20-30 लोगों से संपर्क करके छोटा सा प्रदर्शन कर दिया और कह दिया कि मैंने हमारी एक और संघर्ष की जीत। संघर्ष की जीत ऐसे नहीं होती है। संघर्ष की जीत यूं होती है कि 10,000 रुपए सीएचओ के पूरी सरकार ने सोच लिया था कि 1 रुपया नहीं देना, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी लिए, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस के भी ले लिए, और सभी सीएचओ जो है उनके मैं आपको बता दूं आरयूएचएस के अकाउंट में पैसे भेज दिए गए हैं और बहुत जल्द आप लोगों के पैसे आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। जल्दी ही आप लोगों के लिए ऑर्डर भी रिलीज होंगे, और जो 10-10 हजार रुपए केवल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर जिनको दिए हैं उनका भी मैं समाधान करा के लाऊंगा। आप चिंता ना करें, बस साथ बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।